तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संगीत ज्ञान में। और हम लोग 51 से 100 तक क्वेश्चंस कर लिए थे और आज हम लोग 101 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन को करेंगे ध्रुपद। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। ध्रुपद के आविष्कारक कौन है? तो ध्रुपद के आविष्कारक ग्वालियर नरेश मान सिंह तोमर। ध्रुपद के आविष्कारक ग्वालियर नरेश मान सिंह तोमर हैं। वैदिक काल में संगीत के कितने प्रकार होते थे? तो वैदिक काल में संगीत के 2 प्रकार होते थे, एक लौकिक संगीत और दूसरा शास्त्रीय संगीत। वैदिक काल में लोक संगीत को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में स्वरों के नाम क्या थे? तो वैदिक काल में स्वरों के नाम षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में आध्यात्मिक संगीत को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में आध्यात्मिक संगीत को मार्गी संगीत कहा जाता था। वैदिक काल में लोक संगीत को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में लोक संगीत को देसी संगीत कहा जाता था। वैदिक काल कब से कब तक मानी गई है? वैदिक काल आदि से 1000 ईस्वी तक मानी गई है। आदि से 1000 ईस्वी तक। वैदिक काल सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। संगीत का वेद किसे कहा जाता है? तो संगीत का वेद सामवेद को कहा जाता है। संगीत का वेद सामवेद को कहा जाता है। वैदिक काल में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था? तो वैदिक काल में वीणा का प्रयोग किया जाता था। वैदिक काल में कौन सी वीणा प्रचार में थी? तो वैदिक काल में महती वीणा, पिनाकी वीणा, रवानी वीणा आदि प्रचार में थी। वैदिक काल में कौन सी नृत्य प्रचलित थी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। वैदिक काल में कौन सी नृत्य प्रचलित थी? तो वैदिक काल में रज्जु और पुष्प नृत्य प्रचलित थी। वैदिक काल में 3 स्वरों का गान क्या कहलाता है? तो वैदिक काल में 3 स्वरों का गान वैदिक काल में 3 स्वरों का गान सामिक कहलाता है। वेदों में कितने स्वर होते हैं? वेदों में 3 स्वर होते थे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। वैदिक काल में 1 स्वर वाले सामगान को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में 1 स्वर वाले सामगान को आर्चिक, वैदिक काल में 2 स्वरों वाले सामगान को गाथिक कहा जाता था। वैदिक काल में 3 स्वरों वाले सामगान को सामिक कहा जाता था। और वैदिक काल में स्वरों को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में स्वरों को यम कहा जाता था। सामगान में कितने भाग होते थे? सामगान में 5 भाग होते थे। वैदिक काल में सामगान के कितने भाग होते थे? तो 5 भाग। कहीं कहीं आपको ये 7 भी देखने को मिल जाएगा। सामगान में कितने गायक होते थे? तो सामगान में 3 गायक होते थे। सामगान के मुख्य गायक को उद्गाता कहा जाता था। सामगान के सहायक गायकों को प्रस्तोता और प्रतिहर्ता कहा जाता था। हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट माने गए? हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट माने गए हैं। हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट माने गए हैं। दक्षिणी संगीत में थाट को क्या कहा जाता है? दक्षिणी संगीत में थाट को मेल कहा जाता है। दक्षिणी संगीत में थाट को मेल कहा जाता है। हिंदुस्तानी संगीत में गायन शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदुस्तानी संगीत में गायन शैली को घराने के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी संगीत में गायन शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी संगीत में गायन शैली को स्वर शैली के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी संगीत में कुल कितने मेल माने गए हैं? तो दक्षिणी संगीत में कुल 19 मेल माने गए। 12वीं शताब्दी के पूर्व भारत में कितनी संगीत पद्धति प्रचार में थी? तो 12वीं शताब्दी के पूर्व भारत में एक ही संगीत पद्धति प्रचार में थी। 12वीं शताब्दी यानी 13वीं शताब्दी के बाद से
हिंदुस्तानी और दक्षिणी संगीत में विभाजित हुआ। इसका आधार ग्रंथ संगीत रत्नाकर है। दोनों संगीत पद्धतियों में पाए जाने वाले समान राग कौन सी है? तो दोनों संगीत पद्धतियों में पाए जाने वाले समान राग हंस वाहिनी है, हंस ध्वनि, सॉरी, हंस ध्वनि। ये दोनों संगीत पद्धतियों में पाई जाने वाली समान राग। स्वर नाम सब समान। दोनों संगीत पद्धतियों में कौन सा स्वर समान होते हैं? तो दोनों संगीत पद्धतियों में सा, म, प 3 स्वर समान होते हैं। राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर क्या कहलाता है? तो राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी स्वर कहलाता है। राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी स्वर कहलाता है। वादी स्वर के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्वर क्या कहलाता है? तो वादी स्वर के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्वर संवादी स्वर कहलाता है। वैसे राग जिनके आरोह तथा अवरोह में 7-7 स्वर होते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे राग जिनके आरोह तथा अवरोह में 7-7 स्वर होते हैं जनक राग कहलाते हैं। वैसे राग जो थाटों के नाम पर आधारित होते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे राग जो थाटों के नाम पर आधारित होते हैं आश्रय राग कहलाते हैं। वैसे राग जो एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करता है क्या कहलाता है? वैसे राग जो एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करता है प्रमेल प्रवेशक राग कहलाता है। प्रमेल प्रवेशक राग कहलाता है। जैसे जय जयवंती आपका प्रमेल प्रवेशक राग है। वैसे राग जो सुबह 4 बजे से संध्या 4 बजे तक के बीच में गाया जाता है क्या कहलाता है? वैसे राग जो सुबह 4 बजे से संध्या 4 बजे के बीच में गाया जाता है संधि प्रकाश राग कहलाता है। संधि प्रकाश राग कहलाता है। जब किसी स्वर को बिना खंडित किए एक स्वर से दूसरे स्वर तक गाया जाता है क्या कहलाता है? जब किसी स्वर को बिना खंडित किए एक स्वर से दूसरे स्वर तक गाया जाता है उसे मेड़ कहा जाता है। जब किसी स्वर को गाते बजाते समय स्पर्श मात्र करे तो स्पर्श किए गए स्वर क्या कहलाते हैं? तो जब किसी स्वर को गाते बजाते समय स्पर्श मात्र करे तो उस स्पर्श किए गए स्वर को कण कहते हैं। कण कहते हैं। सुंदर ढंग से मुड़ना क्या कहलाता है? तो सुंदर ढंग से मुड़ना गमक कहलाता है। स्वरों का ऐसा कंपन जो सुनने वाले को चित्त को सुखदाई दे गमक कहलाता है। वाद्य यंत्रों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? तो वाद्य यंत्रों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है। वाद्य यंत्रों के 4 प्रकार कौन कौन हैं? चलिए आगे पढ़ते हैं। जिस वाद्यों में तार लगे होते हैं उन्हें तत्वाद्य यंत्र कहा जाता है। जिस वाद्य यंत्रों में जानवरों के चमड़े से बने होते हैं उन्हें अवनद वाद्य यंत्र कहा जाता है। वैसे वाद्य यंत्र जो लकड़ी, पीतल, तांबा आदि धातु से बने होते हैं उन्हें घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। वैसे वाद्य यंत्र जो लकड़ी, पीतल, तांबा आदि धातु से बने होते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे वाद्य यंत्र जो लकड़ी, पीतल, तांबा आदि धातु से बने होते हैं घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। वैसे वाद्य यंत्र जिन्हें हवा भरकर या फूंक मारकर बजाया जाता है क्या कहलाते हैं? वैसे वाद्य यंत्र जिन्हें हवा भरकर या फूंक मारकर बजाया जाता है सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। वृंदवाद का अर्थ क्या है? वाद्य यंत्रों का सामूहिकरण। वाद्य यंत्रों का सामूहिकरण। ऑल इंडिया रेडियो ने अपने वृंद वादन की स्थापना कब की थी? तो ऑल इंडिया रेडियो ने अपने वृंद वादन की स्थापना 1952 ईस्वी में की थी। इस वाद्य वृंद में शुरू में कितने संगीतज्ञ थे? तो इस वाद्य वृंद में शुरू में 28 संगीतज्ञ थे। इस वाद्य वृंद के संचालक कौन थे? तो इस वृंद वादन के संचालक पंडित रविशंकर और टिक्के जयराम अय्यर थे। पंडित रविशंकर और टिक्के जयराम अय्यर थे। पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर को क्या कहा जाता है? तो पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर को नेचुरल नोट कहा जाता है। पाश्चात्य संगीत में कोमल स्वर को क्या कहा जाता है? तो पाश्चात्य संगीत में कोमल स्वर को फ्लैट नोट या बी शार्प कहा जाता है। पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वर को क्या कहा जाता है? तो पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वर को शार्प नोट कहा जाता है। स्वर लिपि पद्धतियों को कितने भागों में बांटा गया? स्वर लिपि पद्धतियों में को 4 भागों में बांटा गया है।
तो चलिए आज के लिए हम लोग का 50 क्वेश्चन 101 से लेकर के 150 तक हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।